नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। ज्ञानदूत के द्वितीय चरण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान में आज हम अध्ययन करेंगे ब्रिटेन के संविधान का। और जो विषय हम लेकर के आए हैं वो है ब्रिटेन का संविधान संयोग और विवेक का शिशु कैसे है, इसको समझाइए। वस्तुतः ब्रिटेन का जो संविधान है वह दुनिया का ऐसा एकमात्र संविधान है जिसमें राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण हुआ है। ब्रिटेन के संविधान को संसदात्मक शासन की जननी कहा जाता है। अर्थात संसदात्मक शासन लोकतंत्र की एक शासन व्यवस्था है और इस संसदात्मक शासन का सोच समझकर ब्रिटेन में एक ही दिन में निर्माण नहीं हुआ, वरन ब्रिटेन का जो निरंकुश राजतंत्र था वह निरंकुश राजतंत्र 1500 वर्षों के एक लंबे कालखंड में राजा के बने रहते हुए भी, राजा के होते हुए भी राजा की शक्तियां जनता के पास हस्तांतरित होती चली गई। इस तरह से किसी क्रांति के द्वारा ब्रिटेन में राजा को हटाया नहीं गया। ब्रिटेन में राजपद बना रहा, राजा अपने सिंहासन पर बना रहा। आज भी ब्रिटेन में राजा विद्यमान है, किंतु राजा के पास जो शक्तियां थी वो धीरे धीरे 1500 वर्षों के लंबे कालखंड में धीरे धीरे करके राजा से जनता के पास हस्तांतरित हो गई। और हस्तांतरण की इस प्रक्रिया में जो शासन व्यवस्था अपने आप संयोग से उभरकर सामने आई वो एक बहुत ही सुंदर संसदात्मक शासन व्यवस्था थी। और यह व्यवस्था इतनी सुंदर थी, शासन करने की दृष्टि से यह इतनी लोकतंत्रात्मक थी और इसमें इतनी सुंदर उत्तरदायित्व की व्यवस्था थी कि दुनिया के लगभग 60% से भी अधिक देशों ने ब्रिटेन के इस संसदात्मक शासन का अनुकरण किया और आज बहुत सारे देशों में यह संसदात्मक शासन सफलतापूर्वक चल रहा है। और भारत का संविधान भी इसी ब्रिटेन के नमूने के संसदात्मक शासन पर आधारित है। और इसी एक लंबे विकास को देखते हुए स्ट्रेची ने ये कहा कि ब्रिटेन का संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। अब आपके प्रश्न पत्रों में यह वाक्य दे दिया जाता है और प्रश्न पत्र में पूछा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान संयोग और विवेक का शिशु कैसे है, इसको समझाइए। तो आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर बबीता जैन, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, इसी विषय पर आपसे चर्चा करूंगी। इसको समझने के लिए हम ब्रिटेन के संवैधानिक विकास के कालक्रमानुसार उसके विकास को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले 5वीं शताब्दी में ब्रिटेन में राजा के पद की स्थापना हुई थी। 5वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन में कबीलाई शासन था। एक कबीले से दूसरे कबीले में शक्तियों का हस्तांतरण होता गया, किंतु 5वीं शताब्दी में एंग्लो सैक्सन जाति के कबीले ने अन्य सभी कबीलों पर अपनी सत्ता प्राप्त की और इस तरह से वहां पूरे ब्रिटेन में एक साथ एक राजा के शासन की स्थापना हो गई। लगभग 5 शताब्दियों तक, लगभग 500 वर्षों तक की व्यवस्था में यह राजपद ब्रिटेन में अच्छी तरह से स्थापित हो गया। फिर 11वीं शताब्दी में वहां पर फ्रांस के पास एक देश है नॉर्मंडी। तो नॉर्मंडी का राजा विलियम, उसने ब्रिटेन पर आक्रमण किया और ब्रिटेन में अपना शासन स्थापित किया। इस नॉर्मंडी के विलियम ने, जिसने कि ब्रिटेन में नॉर्मन राज्य की या नॉर्मन काल की शुरुआत मानी जाती है, इसने यहाँ पर ब्रिटेन के जनता को खुश करने के लिए, क्योंकि यह बाहर से आया हुआ था, यह विदेशी था, इस विदेशी राजा ने ब्रिटेन की जनता को खुश करने के लिए ब्रिटेन को बहुत सारी सामंती इकाइयों में बांट दिया और शासन की सुविधा भी प्राप्त की। अर्थात प्रत्येक छोटी छोटी इकाई में एक सामंत स्थापित कर दिया और वही सामंत शासन किया करता था और राजा के लिए राजस्व की उगाही भी, करों की उगाही भी ये सामंत किया करते थे। इस तरह से
ब्रिटेन में सामंतवाद की स्थापना 11वीं शताब्दी में हो गई। इन सामंतों के एक सामूहिक परिषद के रूप में विलियम ने महान परिषद या उसको ग्रेट काउंसिल या मैग्नम कॉन्सिलियम के नाम से उसको जानते हैं, तो उसी नॉर्मन काल में ही महान परिषद के रूप में संसद का उदय हुआ। अब ये अलग बात है कि उस समय जो संसद थी उसमें आज की तरह जनसामान्य नहीं थे, वरन उस प्रारंभिक संसद में राजा के विश्वास पात्र जितने भी सामंत थे, राजघराने के जितने भी लोग थे, वो सभी उस महान परिषद के सदस्य होते थे। राजा साल में 1 या 2 बार इस महान परिषद की बैठकें आयोजित करता था और देश की शासन व्यवस्था के बारे में उनसे सलाह मशविरा किया करता था। इस प्रकार से धीरे धीरे वहां पे पहले राजपद की स्थापना हुई, फिर सामंतवाद की स्थापना हुई और जनता को खुश करने के लिए महान परिषद भी राजा ने बना दी। 1215 में एक महान घटना हुई। उस समय जो राजा था ब्रिटेन के सिंहासन पर, उसका नाम था जॉन। ये जो राजा जॉन था, ये एक अत्याचारी शासक था और ब्रिटेन के जो सामंत थे इस राजा जॉन से दुखी थे। तो सामंतों ने मिलकर के राजा जॉन को इस बात के लिए धमकाया कि वे उनकी कुछ बातों को माने, अन्यथा वे विद्रोह कर देंगे। तो राजा सामंतों की सामूहिक शक्ति के सामने राजा जॉन को झुकना पड़ा और सामंतों ने एक लिखित पत्र पर उससे हस्ताक्षर करवा लिए। 1215 का ये जो मैग्ना कार्टा था, इस मैग्ना कार्टा को ये जो मैग्ना कार्टा है, इस मैग्ना कार्टा को हम कह सकते हैं कि ये अधिकार पत्र दुनिया का पहला अधिकार पत्र था जो कि किसी भी देश में लिखित रूप में बाध्य होकर राजा ने स्वीकार किया था। इस प्रकार से यह वो तिथि है 1215 जिस तिथि में जनता की जीत मान सकते हैं हम, और राजा की जो झुकने की एक जो एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ। एक बार राजा जॉन झुका तो आगे फिर जनता की तरफ से यह दबाव आया कि इस महान परिषद में, जिसमें पहले केवल सामंत थे, बाद में जनता ने यह दबाव बनाया कि जन सामान्य को भी इस महान परिषद में लेना चाहिए। तो 1265 में यह प्रयास किया गया और राजा ने जनता की मांग को देखते हुए प्रत्येक जिले से 2-2 नाइट, जो कि नाइट वहां का नगर का प्रमुख नागरिक माना जाता है, तो प्रत्येक जिले से 2 नाइट्स और 2 स्वतंत्र नागरिक, इस तरह से पूरे ब्रिटेन में से 4-4 लोगों को लिया और मैग्नम कॉन्सिलियम में सामंतों के साथ ही जन सामान्य का भी प्रवेश हो गया। तो यह एक बहुत बड़ी घटना थी कि ब्रिटेन में किस प्रकार से राजा के साथ ही महान परिषद में जनता ने भी अपना प्रवेश सुनिश्चित कर लिया। अब 1295 इस वर्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी और वो घटना ये थी कि राजा ने एक मॉडल पार्लियामेंट या आदर्श संसद के नाम से एक महान परिषद की एक बैठक बुलाई और इस महान परिषद की बैठक में ये जो प्रत्येक जिले से जो 4 स्वतंत्र लोग आ रहे थे, इस प्रकार इनकी संख्या 172 थी और कुल 400 लोग इसमें सम्मिलित हुए थे। तो ये पहली बार हो रहा था कि इन सभी लोगों को एक साथ बुलाया गया। अब इस आदर्श संसद में ऐसा हुआ कि जो सामान्य छोटे लोग थे वो सब एक समूह में अलग एकत्रित हुए और जो बड़े सामंत थे वो एक समूह में अलग एकत्रित हो गए। तो राजा के सामने ये 2 अलग अलग समूहों में 2 अलग अलग वर्ग बनाकर बैठे और तभी से वो हमेशा के लिए 2 वर्ग बन गए और एक वर्ग जो सामंतों का वर्ग था उसको लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड बोला गया, लॉर्ड सभा बोला गया, और जो दूसरा वर्ग था जो कि जन सामान्य का प्रतिनिधित्व करता था
उसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोला गया। इस प्रकार से द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो कि संयोग से बाई चांस 1295 में अस्तित्व में आ गई। इस प्रकार से धीरे धीरे हमने ये देखा कि किस प्रकार से पहले सामंत शाही की स्थापना होती है, कैसे सामंत राजा को मजबूर करते हैं कि वो उनकी मांगों को मैग्ना कार्टा के रूप में पूरा करे। फिर जनता का प्रवेश होता है महान परिषद में, और महान परिषद द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में बदल जाती है 1295 में। 1485 तक आते आते क्या होता है कि 1455 से 1485 के 30 वर्ष के काल में ब्रिटेन में दो राजवंशों के बीच में लड़ाई होती है। एक राजवंश का प्रतीक चिन्ह लाल गुलाब है, दूसरे का सफेद गुलाब है, इसलिए 30 वर्षीय इस युद्ध को गुलाबों का युद्ध कहा जाता है। 30 साल के इस लंबे गुलाबों के युद्ध में एक सबसे बड़ी घटना जो घटी वो थी सारे सामंतों का सफाया हो गया। ब्रिटेन की जनता सामंतों के अत्याचार से बहुत दुखी थी, और जो सामंत 11वीं शताब्दी में नॉर्मन ने के राजा विलियम ने स्थापित किया था, वह 500 सालों में ही इतने अत्याचारी हो गए थे कि जनता उनसे परेशान थी और राजा भी उनसे परेशान हो चुका था। तो इन दोनों ने मिलकर के सामंतवाद का सफाया कर दिया और 1485 में एक नए ट्यूडर राजवंश की स्थापना हुई। अब 1485 के बाद निरंकुश राजाओं का शासन ब्रिटेन में प्रारंभ होता है। तो इस निरंकुश राजतंत्र के काल में क्या होता है कि राजा निरंकुश तो थे, लेकिन वे राजा अत्याचारी नहीं थे। उन्होंने जनता की इच्छाओं का सम्मान किया था, किंतु जनता की इच्छाओं का ये जो सम्मान है ये लंबे समय तक नहीं चला, और 1603 में एक नया कालखंड शुरू होता है स्टुअर्ट राजाओं का। स्टुअर्ट राजवंश के कुछ राजा थे, 4 प्रमुख राजा थे, जेम्स प्रथम, चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय और जेम्स द्वितीय। तो ये जो 4 राजा थे, ये राजा बहुत अत्याचारी थे, और ये राजा धर्म से कैथोलिक थे। कैथोलिक धर्मावलंबी राजा और प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी वहां की जनता, यानी कि जनता में जो बहुमत है वो प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों का था, जबकि ये जो स्टुअर्ट काल के जो राजा थे ये कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। तो ये अत्याचारी राजा जनता की मांगों को मानते नहीं थे, जनता पर अलग अलग तरह के जबरदस्ती जरूरत से ज्यादा कर लगाते थे, बिना किसी बात के व्यक्तियों को बंदी बना लेते थे, अपने जबरदस्ती दूसरे देशों के साथ युद्ध प्रारंभ कर देते थे। तो इनके अत्याचारों से जनता तंग आ गई थी। जेम्स प्रथम के अत्याचारी शासन को जनता ने जैसे तैसे सहन किया 1603 से 1625 तक। लेकिन जब इसका बेटा चार्ल्स प्रथम, जो कि 1625 में जब राजा बना अपने पिता की मृत्यु के बाद, तो जनता जो है उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई, और 1628 में ये जो संसद है जो कि महान परिषद के रूप में आगे चल रही थी, इस संसद ने राजा को मजबूर कर दिया कि वो एक उनके द्वारा प्रस्तुत पिटिशन ऑफ राइट्स या अधिकार याचना पत्र, यह भी मैग्ना कार्टा जो कि 1215 में जो आया था उसी की तर्ज पर अब दोबारा जनता ने लगभग 400 साल बाद फिर से एक प्रयास किया है कि राजा को इस लिखित अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दे। जनता की सामूहिक शक्ति के सामने राजा को झुकना पड़ा, चार्ल्स प्रथम को झुकना पड़ा, और उसने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। किंतु हस्ताक्षर करने के बाद भी उसने अपना वादा नहीं निभाया, और उसने एक तिकड़म लगाई कि अब वो संसद की बैठकें भी नहीं बुलाएगा। इस तरह हस्ताक्षर करने के बाद आगे लगभग 11 साल तक उसने संसद की एक भी बैठक नहीं बुलाई, और इसका परिणाम ये हुआ कि जनता में उसके प्रति आक्रोश बढ़ता ही चला गया। 1642 तक आते आते जनता में यानी कि संसद में और राजा में आमने सामने लड़ाई छिड़ गई, ब्रिटेन में गृह युद्ध छिड़ गया, और इस गृह युद्ध में
जनता की अलग सेना थी, राजा की अलग सेना थी। चार्ल्स प्रथम उस समय राजा था और 3 साल चले इस युद्ध में राजा के पक्ष की हार हुई और संसद की जीत हुई। संसद जीतने के बाद में उसने राजा पर मुकदमा चलाया और राजा को मृत्युदंड दे दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटेन के इतिहास में ऐसा पहली बार संभव हुआ, ब्रिटेन ही क्या पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार संभव हुआ कि 1649 में किसी राजा को जनता के द्वारा जनता के न्यायालय में मृत्युदंड दे दिया जाए, उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। और उसके बाद जनता राजतंत्र से इतनी खफा हो गई कि उन्होंने एक नया प्रयोग किया कि अब से हम राजतंत्र को समाप्त करते हैं। तो 1649 से 1660 तक फिर 11 साल के लिए एक नया प्रयोग किया गया गणतंत्रीय प्रयोग का, कि अब राजा नहीं होगा वरन हम जनता के द्वारा चुना हुआ ही हम अपना एक अध्यक्ष राज्य का घोषित करेंगे और वो ही राजा की जगह शासन करेगा। तो ओलिवर क्रोमवेल नाम का एक व्यक्ति था जो कि संसदीय नेता था और राजा के और जनता के बीच के युद्ध में वह नेतृत्व कर रहा था। तो ओलिवर क्रोमवेल के प्रोटेक्टोरेट में एक नया गणतंत्रीय प्रयोग किया गया। किंतु सदियों से जो जनता राजतंत्र के अधीन रहती आ रही थी, उस जनता को ये गणतंत्रीय प्रयोग रास नहीं आया और ये मांग उठने लग गई कि हमें फिर से राजतंत्र चाहिए। तो संसद के नेताओं ने जनता की इस मांग का सम्मान करते हुए और खुद संसद का ये जो नेता था क्रोमवेल, ये भी उस समय ठीक से शासन नहीं कर पाया। जैसे ही क्रोमवेल आया वैसे ही अनेक गुटबाजियां शुरू होने लग गई और इस तरह से ये गणतंत्रीय प्रयोग असफल हो गया। तो 1660 में चार्ल्स प्रथम के बेटे चार्ल्स द्वितीय को राजा बनने के लिए आमंत्रित किया गया और फिर से ब्रिटेन में राजतंत्र शुरू हो गया। अब हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस प्रकार देखिए लगातार ब्रिटेन में बाई चांस संयोग से राजतंत्र और संसद का एक प्रकार से आमना सामना होता है, जिसमें राजा की शक्तियों में कमी आती है, राजा को झुकना पड़ता है और संसद की जीत हो रही है। किंतु साथ ही एक विवेक का तत्व भी साथ साथ चल रहा है। हमने देखा था कि 1215 का मैग्ना कार्टा जो कि सोच समझकर जनता लिखित रूप में लेकर के आई थी। इसी तरह से 1628 का ये जो अधिकार याचना पत्र है, यह भी एक विवेक के तत्व का ही एक उदाहरण है। अब चार्ल्स द्वितीय जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था, उसने अपने आप को थोड़ा सा संयत किया और उसने देखा कि मेरा हाल भी बुरा ना हो जाए, पिता को मृत्युदंड मिल चुका है, इसलिए उसने संसद की सलाह से काम करना शुरू किया और उसने अपने विश्वास पात्रों से सलाह लेना शुरू किया। और उन विश्वास पात्रों में 5 लोगों का समूह था जिनके नामों के प्रथम अक्षर से काबाल शब्द बनता है। तो इन 5 से सलाह लेने के बाद में ये संख्या थोड़ी बढ़ी और इस तरह से ब्रिटेन में आज जो हम कैबिनेट प्रणाली देखते हैं, उस कैबिनेट प्रणाली का प्रादुर्भाव 1667 में हो गया। चार्ल्स द्वितीय के मृत्यु के बाद में उसके कोई संतान नहीं थी, तो उसका जो भाई है, छोटा भाई, उसका नाम था जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय 1685 में जब राजा बनाने के लिए उसको बुलाते हैं, तो फिर संसद में 2 गुट बन गए। एक गुट ये चाहता था कि जेम्स द्वितीय को राजा नहीं बनाया जाए क्योंकि वो कैथोलिक है और वो अत्याचारी साबित होगा। किंतु दूसरा गुट का ये कहना था कि नहीं, हम जेम्स द्वितीय को ही राजा बनाएंगे। इन 2 गुटों की लड़ाई में जेम्स द्वितीय के पक्ष की जीत हुई और जेम्स द्वितीय राजा बन गया। किंतु जैसा सोचा गया था वही हुआ। उसके अत्याचारों से परेशान होकर के संसद ने राजा को यह मजबूर कर दिया कि वो अपना पद त्याग दे और 1688 में दुनिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घट गई,
जिसको 1688 की रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात बिना खून खराबा किए हुए, बिना कोई गोली चलाए हुए, बिना कोई तलवारें हाथ में लिए हुए जनता ने राजा को सिंहासन छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया। यह एक जनता की शक्ति की पराकाष्ठा थी और दुनिया में ऐसी क्रांति का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। तो यह भी संयोग से हुआ और इस प्रकार इस गौरवपूर्ण क्रांति ने संसद को हमेशा के लिए विजेता बना दिया। जेम्स द्वितीय जब गद्दी छोड़ करके भाग गया तो फिर जनता ने उसकी बेटी और उसके दामाद को संयुक्त रूप से आमंत्रित किया कि आप हमारे सिंहासन पर बैठिए। तो उसके दामाद का नाम था विलियम और बेटी का नाम था मेरी। तो विलियम और मैरी ने संसद के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और 1688 में वे ब्रिटेन के राज सिंहासन पर आसीन हुए। वे ब्रिटेन की संसद के प्रति बहुत कृतज्ञ थे और 1689 में उन्होंने बिल ऑफ राइट्स या अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ये भी एक तीसरा माइलस्टोन है ब्रिटेन के इतिहास में। पहला हमने देखा 1215 का मैग्ना कार्टा, दूसरा हमने देखा 1628 का अधिकार याचना पत्र, तीसरा है 1689 का अधिकार पत्र। इसमें जनता को यह सुनिश्चित कर दिया जनता ने कि साल में एक बार संसद की बैठक अवश्य बुलाई जाएगी, जनता से पूछे बिना कोई नए कर नहीं लगाए जाएंगे, राजा सेना कितनी रखेगा ये संसद से पूछकर किया जाएगा और जब संसद में नेता जब भाषण देंगे तो उनके बोलने की स्वतंत्रता होगी, संसद में बोलने के आधार पर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और बिना कारण के किसी को बंदी नहीं बनाया जाएगा। इस तरह से ये जनता की स्वतंत्रताओं को सुरक्षित किया गया। तो तब के बाद से अगला जो कालखंड आता है, बड़ा महत्वपूर्ण समय है, वो है 1714। 1714 में एक नया काल शुरू होता है हैनोवर वंशीय राजाओं का। हैनोवर वंशीय जो राजा थे वो जर्मनी से आए हुए राजा थे और इनको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो ये विदेशी राजा थे। और ये विदेशी राजा जिनको ब्रिटेन की राजनीति में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, इन्होंने वैसा ही करना शुरू किया जो ब्रिटेन की संसद चाहती थी। इस तरह से ब्रिटेन में आगे का जो इतिहास है वो संसदीय इतिहास कहलाता है और अब तक 1714 तक आते आते ऐसा हो गया कि राजाओं के हाथ से शक्ति पूरी तरह से निकल गई और शक्ति का केंद्र ब्रिटेन की संसद बन गई। राजा ने मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना छोड़ दिया क्योंकि हैनोवर वंश के ये जो जॉर्ज राजा थे ये अंग्रेजी बोलना नहीं जानते थे, ब्रिटेन की राजनीति को समझते नहीं थे। तो इन्होंने एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया और वो व्यक्ति बाद में कहलाया प्रधानमंत्री। तो राजा की तरफ से बैठकों की अध्यक्षता करने वाला जो मंत्री था वो प्रधानमंत्री था। तो मंत्रिमंडल को एक नया नेता मिला प्रधानमंत्री के रूप में। फिर एक ऐसी प्रथा शुरू हुई कि संसद के बहुमत वाले दल के नेता को ही सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। राजा अपने पसंद के मंत्रियों को नहीं चुनता था, वरन जनता ने जिनको चुनकर के भेजा है उनमें से ही वो अपने मंत्रिमंडल को भी बनाएगा। इस प्रकार से संयोग से आगे घटनाएं मोड़ लेती गईं और ब्रिटेन में वर्तमान में जो संसदात्मक शासन है वो ठीक प्रकार से स्थापित हो गया। अब इसके बाद 19वीं शताब्दी का जो सारा विकास है वो विवेक के तत्व का परिणाम है। 19वीं शताब्दी के पहले तक ये हमने जो विभिन्न घटनाएं देखी हैं ये संयोग के तत्व की साक्षी है और 1832, 1867, 1884, 1918, 1928 इन संसदीय अधिनियमों के द्वारा मताधिकार को विस्तृत किया गया। पहले मध्यम वर्ग को अधिकार दिया गया, फिर दस्तकारों को, फिर खेतीहर मजदूरों को अधिकार दिया गया। 1918 में महिलाओं को मताधिकार दिया गया और 1928 में आते आते मताधिकार
का दायरा सब पूरी जनता पर कर दिया गया और वयस्क मताधिकार कर दिया गया। इसी तरह से 1919 और 1949 के संसदीय अधिनियम पारित किए गए और सोच समझ करके लॉर्ड सभा, जो कि सामंतों की सभा कहलाती है, उस लॉर्ड सभा के अधिकारों में भारी कमी कर दी गई और जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो कॉमन सभा है, उसके पास सारे अधिकार चले गए। तो इस प्रकार इस पूरे ये जो हमने संवैधानिक विकास देखा है, जो कि 5वीं शताब्दी से शुरू होता है और आगे बढ़ते बढ़ते 20वीं शताब्दी में आ जाता है, हम देखते हैं कि संयोग और विवेक के दोनों ही तत्वों के मिलने से ब्रिटेन के संविधान आगे बढ़ता है और राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण हो जाता है और एक संसदात्मक शासन व्यवस्था भली प्रकार से स्थापित हो जाती है। इसीलिए स्ट्रेची का ये कथन बिल्कुल सही है कि ब्रिटेन का संविधान संयोग और विवेक का शिशु है, संयोग और विवेक का परिणाम है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप इसको जरूर इसको लाइक कीजिए और मेरे इस विषय पर यदि दूसरे वीडियो भी आपको देखने हैं तो आप डॉक्टर बबीता जैन नामक चैनल में आप जाइए। आपको अपनी पसंद के बहुत सारे वीडियोस वहां मिलेंगे, इन्हें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।